हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस। फाइनली हम लोग अभी सेल साइकिल के एक जीवन फेज़ में थे और जीवन फेज़ में एक हम लास्ट फेज़ पढ़ रहे हैं कि इस जीवन फेज़ में मेन जो डीएनए जो था, डीएनए के अंदर जो मेन क्या थी, जीन थी। जीन कैसे ट्रांसक्राइब होती है वो हमने प्रोसेस देखा। इससे क्या बनी हमारे पास में मैसेंजर आरएनए बनी। क्या बनी? मैसेंजर आरएनए। तो ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में क्या बन चुका है? मैसेंजर आरएनए बन चुका है। अब ये मैसेंजर आरएनए से, इस मैसेंजर आरएनए से किस तरह से राइबोसोम में प्रोटीन बनाया जाएगा, ये प्रोसेस को हम लोग देखेंगे प्रॉपर तरीके से। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले कि डीएनए से क्या बनी? एमआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो ट्रांसक्राइब लैंग्वेज है वो कहाँ आने वाली है? साइटोप्लाज्म पर। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये जो मैसेंजर आरएनए है ये फाइनली कहाँ जाएगी? राइबोसोम के पास। और राइबोसोम पर जाने के बाद इस लैंग्वेज को पढ़ा जाएगा। इस सारी चीज़ों के लिए हमने अब तक क्या क्या कवर किया वो बात मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर जो जीवन फेज़ में वहाँ पे डीएनए था। ये डीएनए कैसे बनता है? हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो हमने सारे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जाना। तो इस टॉपिक को हमने सबसे पहले कवर किया, किसको? न्यूक्लियोटाइड्स को। तो डीएनए बनेगा किससे? न्यूक्लियोटाइड से। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाई। फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाने के बाद फाइनली हमने वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को समझा। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को समझा। फिर वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को समझने के बाद यहाँ पर हमने समझी कि इसमें जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कितनी जीन होगी, जीन कैसे एक्सप्रेस होगी, क्लियर है। फिर उसके बाद हमने जीन को समझने के बाद, ठीक है, फाइनली हमने समझने की कोशिश की कि जीन की जो रीजन है उसमें जेनेटिक कोड होते क्या है, फिर ये जेनेटिक कोड के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में पढ़ा कि राइबोसोमल आरएनए क्या होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए क्या होती है। तो एमआरएनए के बारे में देखा, राइबोसोमल आरएनए के बारे में देखा, ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में देखा। फिर इन सब से हमने जब देखा कि हर जेनेटिक कोड के लिए एक कोड जो किसके लिए रहता है, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स के लिए रहता है। तो ये सारी बातें भी हमने प्रॉपरली देखी। और आज प्रॉपरली, ठीक है, फिर जब ये मैसेंजर आरएनए पूरी तरह से बन गई है तो अब हम न्यूक्लियस के बाहर जाएंगे। और न्यूक्लियस के बाहर जाने के बाद हम जाएंगे किसके पास में? राइबोसोम के पास में। किसके बारे में जाएंगे? राइबोसोम के पास में जाएंगे। और फिर ये राइबोसोम किस तरीके से प्रोटीन बनाएगा ये हम आज पूरा टॉपिक देखेंगे। तो ओवरऑल अब तक के जितने भी हम लोग ने जब शुरू किया था कि सेल का वर्किंग जीवन फेज़ में क्या होता है, इस जीवन फेज़ में आज फाइनली मैसेंजर आरएनए बनाने के बाद न्यूक्लियस में के बाहर जाकर हम राइबोसोम के पास जाके पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रोटीन बनाई जाएगी, मतलब किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड बनेगी। और जब पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगी, जब ये पूरी तरह से पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी, ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड बनने के बाद फिर फाइनली प्रोटीन कैसे बनेंगी, क्लियर है। तो इस बारे में हम देखेंगे। और आज हमारा जीवन फेज़ का कंप्लीटली वर्किंग जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में जो एनाबॉलिज्म ये प्रोसेस प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से हम लोग इस चीज़ को कवर कर लेंगे, क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो चलो शुरू करते हैं हम फाइनल तौर पे कि ट्रांसलेशन किस तरीके से होगा, मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, सबसे पहले एक वर्ड आएगा कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन क्या होता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट आप ध्यान में रखें, ट्रांसलेशन में होता क्या है कि मैसेंजर आरएनए से, ठीक है, प्रोटीन कैसे बनाई जाती है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनाई जाती है। लाइक मैं बात कर रहा हूँ पॉलीपेप्टाइड से फिर हम प्रोटीन बनाएंगे। तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेंगी, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो ये मैसेंजर आरएनए आई कहाँ से? डीएनए से। तो डीएनए से की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे आ चुकी है? मैसेंजर आरएनए में।
और मैसेंजर आरएनए से किस तरीके से प्रोटीन बनाई जाएगी, ठीक है, ये बात हम सारी चीज़ों में ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हमको एक बात समझ में आई कि हमको मैसेंजर आरएनए से क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा काम कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगा, राइबोसोम पर। तो पहले आप ये सेल को समझ लीजिए। सेल के अंदर यहाँ पर जब आप देखेंगे कि न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियस के यहाँ पर अगर आप देखा तो डीएनए था। क्लियर है, क्या था, डीएनए था। डीएनए से के अंदर क्या थी, जीन थी, और वो जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए से क्या बनी, जीन जब ट्रांसक्राइब हुई तो क्या बना, मैसेंजर आरएनए बना। अब ये मैसेंजर आरएनए कहाँ पर आ गई, साइटोप्लाज्म में आ गई। एमआरएनए कहाँ पर आ गई, साइटोप्लाज्म में आ गई। और फिर फाइनली ये कहाँ जाएगी, राइबोसोम पर। कहाँ जाएगी, राइबोसोम के पास में। और इस राइबोसोम में क्या बनाया जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड से ही बनाई जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। क्लियर है। तो बात बिल्कुल क्लियर है। डीएनए से जीन ट्रांसक्राइब होकर मैसेंजर आरएनए बनी। मैसेंजर आरएनए फिर फाइनली राइबोसोम के पास जाएगी और फिर यहाँ से क्या होगा, प्रोटीन बनाई जाएगी। तो किस तरीके से हमको क्या क्या काम करना पड़ेगा, एक एक प्रोसेस को हम समझेंगे। सबसे पहले हमको जहाँ प्रोटीन बनना है उस चीज़ को समझते हैं, दैट इज़ राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोलेंगे, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखूंगा, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, कि राइबोसोम में क्या चेंजेस होते हैं, एंड यूकैरियोट्स के राइबोसोम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि राइबोसोम जो है ना वो 2 सब यूनिट से मिलके बनेगा। ठीक है, ये एक मैं बड़ी सब यूनिट बना रहा हूँ जिसको हम बोलेंगे लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल सब यूनिट। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर मैं ये प्रोकैरियोट्स बनाऊँ, प्रोकैरियोट्स में एक लार्ज सब यूनिट क्या होगी, राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होंगी। ठीक है, एक जो है एक लार्ज सब यूनिट होगी, एक क्या होगी, स्मॉल सब यूनिट। क्लियर है, एक लार्ज सब यूनिट होगी और एक हमारे पास में क्या होगी, स्मॉल सब यूनिट। क्लियर है, एक लार्ज सब यूनिट होगी और एक क्या होगी हमारे पास में, स्मॉल सब यूनिट। तो इन सब यूनिट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो ये कौन सी सब यूनिट है, लार्ज वाली, और ये कौन सी सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट के बारे में अब हम धीरे धीरे थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखेंगे कि 70S सब यूनिट की राइबोसोम लगेगी, 70S सब यूनिट की राइबोसोम लगेगी। और अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यहाँ पर 80S सब यूनिट की राइबोसोम लगेगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें भी अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स में जो लार्ज सब यूनिट होगी वो होगी 50S की। जो लार्ज सब यूनिट होगी वो कितनी होगी, 50S की। और जो स्मॉल सब यूनिट है वो होगी 30S की। क्लियर है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनको प्लस नहीं करना है। ठीक है, तो मेन सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की जो राइबोसोम है, ओवरऑल राइबोसोम 70S की होगी, लेकिन इसमें जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S की होगी, और जो स्मॉल सब यूनिट है वो कितनी होगी, 30S की। ठीक है, और यूकैरियोटिक में की बात करेंगे हम लोग तो वहाँ पे 80S की, ठीक है, सब यूनिट की राइबोसोम लगेगी। उसमें से 60S की स्मॉल सब यूनिट होगी, ठीक है, एंड 60S की लार्ज सब यूनिट होगी एंड 40S की स्मॉल सब यूनिट होगी। तो पहली तो ये एक इन्फॉर्मेशन किसके बारे में जानेंगे हम लोग, राइबोसोम के बारे में जानेंगे। क्लियर है। तो जैसे कि एक लार्ज सब यूनिट होगी और ये स्मॉल सब यूनिट होगी, ठीक है, और इसके बीच में एक्चुअली कौन आती है, फाइनली मैसेंजर आरएनए आएगी और मैसेंजर आरएनए के कोड्स को पढ़ा जाएगा। क्लियर है। तो अब एक और बात हम लोग देखेंगे कि लार्ज सब यूनिट के केस में, अब ये जो लार्ज सब यूनिट की केस है, ठीक है, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि लार्ज सब यूनिट के केस में यहाँ पर आपको 20S सब यूनिट की, 28S सब यूनिट की आपको मिलेगी राइबोसोमल आरएनए। तो हमने बात की है कि राइबोसोमल आरएनए ऑलवेज एसोसिएटेड विद द राइबोसोम। तो जब हम राइबोसोमल आरएनए के बारे में पढ़ रहे थे
तो ये बाद पे हमने डिस्कशन किया था कि जो राइबोसोमल आरएनए इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। क्लियर है? तो उसमें अभी हमने देखा कि ये 28S सब यूनिट की राइबोसोम होगी। ठीक है, अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है, ये राइबोसोम में क्या काम करेगा? ये काम करेगा पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, दैट इज पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज का मतलब है 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 अमाइनो एसिड के बीच में क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। दैट इज पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा राइबोसोम के बारे में देखा। एक और बात, ये जो 2 सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ये दोनों एसोसिएटेड कैसे है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड है हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, मैग्नीशियम आयन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन के थ्रू दोनों आपस में एसोसिएटेड कैसे है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ Mg++ आयन, दैट इज मैग्नीशियम +2 आयन। क्लियर है? तो यही जो है वो प्लेस है जहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। तो मैसेंजर आरएनए से हमको बनानी है प्रोटीन, तो प्रोटीन बनेगा कहाँ पे? राइबोसोम में। तो इसलिए प्रोटीन के यानी राइबोसोम के बारे में हमको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी थी राइबोसोम में एक्चुअली क्या होता है। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि क्या हुआ। अब एक बात आप ध्यान में रखो कि ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद फाइनली जो है मैसेंजर आरएनए कहाँ आ गई है? साइटोप्लाज्म में आ गई। अभी तक हम लोग सेल साइकिल के कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर में ही थे। सेल का वर्किंग है, वर्किंग होके जीन को ट्रांसक्राइब कर दिया और फाइनली भेज दिया कहाँ पे? फाइनली कहाँ पे भेज दिया? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म से फाइनली ये कहाँ पे जानी है? राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम के पास जाने के पहले एक्चुअली क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, मेन है कि साइटोप्लाज्म में सारे के सारे, ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए को रेडी करके रखना पड़ेगा। tRNA, ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए को रेडी करके रखना पड़ेगा। क्यों रेडी करके रखना पड़ेगा? क्योंकि सारे के सारे ट्रांसफ़र आरएनए, किसी न किसी ट्रांसफ़र आरएनए को उसके कोड, क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए के पास एंटी कोड है और अपने एंटी कोड के हिसाब से उनको अपने अमीनो एसिड को बाइंड करके रखना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी कोड को पढ़ा जा सकता है और किसी भी कोड को पढ़ने के बाद फाइनली उस अमीनो एसिड को फाइनली राइबोसोम के पास पहुंचना है। और जब वो वहाँ पहुँचेगा, ठीक है, तो फाइनली क्या होगा कि हमको ये पता है कि 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बनेगा, क्योंकि प्रोटीन बनानी है, पॉलीपेप्टाइड बनानी है। तो इसके पहले हमने प्रोसेस देखी अमीनो एसिड्स वाले में, तो उसमें हमको क्या करना है कि इसके पहले वाले लेक्चर में तो अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड से बनाएंगे पेप्टाइड, पेप्टाइड से क्या बनाएंगे? डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड से क्या बनाएंगे? ट्राईपेप्टाइड, उससे क्या बनाएंगे? धीरे धीरे करके पेप्टोन्स बनाएंगे, पेप्टोन से क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा? बॉडी में प्रोटीन बनाई जाएगी। तो ये एक प्रोसेस होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। क्लियर है? तो इसीलिए रॉ मटेरियल को रेडी रखना है। अब सिंपल सी बात है, अमीनो एसिड्स आएंगे कैसे? अमीनो एसिड्स आएंगे कैसे? तो ऑफकोर्सली जो अमीनो एसिड, सबसे पहले जो प्रोटीन है, ठीक है, तो डाइट में, तो खाने में हमको सबसे पहले प्रोटीन लेना पड़ेगा और खाने में प्रोटीन ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमको फूड में मिल ही जाता है। प्रोटीन लेने के बाद प्रोटीन एक्चुअली क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। प्रोटीन के 2 सोर्स हो गए, एक एनिमल सोर्स होगी और एक प्लांट सोर्स होगी। ठीक है, एनिमल सोर्स से भी हमको प्रोटीन मिलेगा और प्लांट सोर्स से भी प्रोटीन मिलेगा। फिर ये प्रोटीन का डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होके क्या बनेंगे? अमीनो एसिड्स बनेंगे। डाइजेस्ट होके क्या बनेंगे? अमीनो एसिड्स बनेंगे। लिस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स में हमने पूरी बात कर ली है, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये सब
हमने अमीनो एसिड पढ़ चुके हैं। फिर ये सारे अमीनो एसिड आपको डाइट से मिल जाएंगे, तो जो एसेंशियल है वो मिल जाएंगे, जो डाइट में जिसकी ज़रूरत है नॉन एसेंशियल बॉडी बना के दे देगी। क्लियर है? तो फिर ये अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? फाइनली ब्लड में। ब्लड के बाद ये फाइनली कहाँ जाएंगे? बॉडी के हर एक सेल्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बॉडी के हर एक सेल्स में जाएंगे। और फिर हर सेल्स पे जाने के बाद, ठीक है, फाइनली यहाँ पर, ठीक है, सेल के अंदर उसका एंट्री होगा। एंट्री होने के पहले मेन इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र आरएनए से चार्ज होके वो सेल के अंदर आ जाएंगे। किससे? ट्रांसफ़र आरएनए के पास एंटी कोड है, वो अपने पर्टिकुलर अमीनो एसिड को चार्ज करके, ठीक है, फाइनली इनसाइड द सेल में आ जाएंगे। और ऑफकोर्सली, ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए के हेल्प करेगा, ठीक है, अमीनो एसिड को क्या करने के लिए? बाइंड करने के लिए। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि यानी अमीनो एसिड आएगा कहाँ से, क्योंकि रॉ मटेरियल तो यानी क्या रखना पड़ेगा? रेडी रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 करेंगे। क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहली स्टेप करेंगे, ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहली स्टेप जो होती है उसको हम लोग करेंगे चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। क्या करेंगे? चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। तो ट्रांसफ़र आरएनए की जब हमने क्लोवरलीफ मॉडल देखी थी, क्लोवरलीफ मॉडल पढ़ी थी, तो अलग अलग यहाँ पर अगर आपने देखा था कि इस प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्या बन रहे थे? लूप बन रहे थे, ठीक है, लूप बन रहे थे। और इस लूप के बारे में हमने प्रॉपर तरीके से स्टडी किया था, ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर एक एंटीकोडॉन का, एंटीकोडॉन, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। दैट इज़ 3 ग्रुप का न्यूक्लियोटाइड्स होगा। और अगर हम 3 प्राइम की एंड की बात करें और इस 5 प्राइम से 3 प्राइम के एंड पर अमीनो एसिड को बाइंड करना था। क्लियर है? पर्टिकुलर इसके पास जो कोड होगा वो कोड से पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बाइंड कर लेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे ट्रांसफ़र आरएनए होंगे, ठीक है, बहुत सारे ट्रांसफ़र आरएनए होंगे। उन ट्रांसफ़र आरएनए को अपने कोड के हिसाब से, अपने कोड के हिसाब से अपने अमीनो एसिड को बाइंड करके रखना है। तो अमीनो एसिड की लिस्ट तो पता ही है आपको, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो ये उन लिस्ट में से 20 अमीनो एसिड में से सभी को कभी भी किसी भी कोड की को पढ़ा जा सकता है। तो उसके एंटी कोड ने अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कोड को पढ़ने के बाद उसके एंटी कोड ने अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले वो अमीनो एसिड क्या होगा? तो सबसे पहले वो जो अमाइनो एसिड्स है, वो अमाइनो एसिड है। क्लियर है? तो वो अमाइनो एसिड है, सबसे पहले एटीपी से रिएक्ट करेगा। वो जो अमाइनो एसिड है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में? एटीपी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमाइनो एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? अगर इसका एंटी कोड है, ट्रांसफ़र आरएनए के पास एंटी कोड है, और ये ट्रांसफ़र आरएनए जो टीआरएनए है ये आ चुका है पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए। अब इसको पर्टिकुलर वे में अमीनो एसिड के पास में बाइंड होना है। तो सबसे पहले क्या होगा? अमाइनो एसिड का एटीपी के साथ में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो उसका मतलब यहाँ पे एक एंजाइम लगेगा, अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज। क्या लगेगा? एंजाइम अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज। कौन सी एंजाइम लगेगी? अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज, क्योंकि चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग करनी है। तो अब क्या होगा कि अमाइनो एसिड, तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक हो गए। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट ब्रेक हो गए, तो ऑफकोर्सली ये क्या बन जाएगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाएंगे, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाएंगे। तो फिर ये अमाइनो एसिड एएमपी के साथ में क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो क्या बन जाएगा? अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज नाम की एंजाइम लगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड, ठीक है, दैट इज़ ए। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो अमाइनो एसिड,
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को इसके पर्टिकुलर एंटीकोड के साथ क्या किया गया? एटीपी से चार्ज किया गया। इसके लिए एंजाइम क्या लगा? इसके लिए एंजाइम लगा अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बना? अमाइनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये अमाइनो एसिड अब चार्ज हो गया। ये अमाइनो एसिड क्या हो गया? फाइनली क्या हो गया? चार्ज हो गया। और इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से अलग हो गए। क्लियर है? ये 2 अमाइनो एसिड क्या हो गए? यहाँ से अलग हो गए। ये पहला काम ये हुआ, ठीक है। अब क्या होगा? अमाइनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स को फाइनली इस अमीनो एसिड को पर्टिकुलर कोड के थ्रू यहाँ पे हमको क्या करना है? बाइंड करवाना है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट है अमाइनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम की जो कॉम्प्लेक्स है, अमाइनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम की जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगी? ट्रांसफ़र आरएनए से बाइंड होगी। किससे? ट्रांसफ़र आरएनए। और ट्रांसफ़र आरएनए का अभी हमने क्लोवरलीफ की मॉडल देखी। अब इस क्लोवरलीफ के मॉडल में, ठीक है, अलग अलग लूप थे, इसके थ्रू यहाँ पर 3 प्राइम एंड पे बाइंड होगी। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसफ़र आरएनए, ये ट्रांसफ़र आरएनए, इस ट्रांसफ़र आरएनए में यहाँ पे फाइनली क्या हो गए? एंटीकोड लगे होंगे। क्या लगे होंगे? एंटीकोडॉन है। इस एंटीकोडॉन में इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बाइंड करना है हमको। कहाँ पे? 3 प्राइम की एंड पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि यहाँ पे वापस से एडिनोसिन, ठीक है, यहाँ पे वापस से, ठीक है, इस एंटीकोड के थ्रू इस अमीनो एसिड की कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है, बाइंड कराने के लिए, ठीक है, अब ट्रांसफ़र आरएनए फाइनली उसको अपनी कोड का, यानी फाइनली उसको अपनी एंटीकोड का अमीनो एसिड मिल गया। ठीक है, अपनी अमीनो एंटीकोड का अमीनो एसिड मिल गया, अपनी कोड का अमीनो एसिड मिल गया। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि अगर मैसेंजर आरएनए का जेनेटिक कोड है AUG, तो ट्रांसफ़र आरएनए में क्या होना चाहिए? ठीक है, AUG। तो ट्रांसफ़र आरएनए में उसका अपोजिट कोड होना चाहिए। ठीक है, A का अपोजिट क्या होगा? U, और U का अपोजिट क्या होगा? A, और G का अपोजिट क्या होगा? C। तो यहाँ पर जो एंटी कोड होना चाहिए वो होगा UAC। तो इसका मतलब ये एक कोड है, इस कोड का एंटी कोड कौन है? UAC, और ये जो पर्टिकुलर कोड है वो अमाइनो एसिड मिथियोनिन के लिए कोडेड है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट बात हो गई कि दिस कोड फॉर मिथियोनिन। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे MET मिथियोनिन। तो ऐसे ही बाकी सारे अमीनो एसिड्स चार्ज होके रहेंगे, उनके पास ट्रांसफ़र आरएनए आएंगे और फिर ये ट्रांसफ़र आरएनए अपने पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बाइंड करेंगे, और जब भी इस तरीके से कोड पढ़ा जाएगा उनको रेडी रहना होगा राइबोसोम के पास में आने के लिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई होगी? बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने एक एक करके आपको बताया कि अगर इसका कोड कौन होगा मैसेंजर आरएनए के पास, अगर इसका कोड है AUG, तो यहाँ पे एंटी कोड क्या होगा? UAC, और AUG इज कोडेड फॉर अमीनो एसिड मेथियोनिन, और फिर मेथियोनिन, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं मेथियोनिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, और फिर फाइनली जाके ये कोड ट्रांसफ़र आरएनए आया जिसके पास एंटी कोड था UAC,
उसने क्या किया, पिक किया किसको, मेथियोनिन को, और मेथियोनिन को 3 प्राइम के एंड पर बाइंड कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। क्लियर है, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए प्रॉपर तरीके से चार्ज हो गया। अब जब कोड पढ़ा जाएगा वैसे उनको रेडी रहना है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमको समझ में आई। क्लियर है। तो अब सबसे पहले इस AMP को अगर आप यहाँ से निकल गया तो AMP बचेगा। तो AMP को भी क्या करना है, आपको स्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, AMP को भी क्या करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा। आप इसको अनस्टेबल नहीं रख सकते। तो यहाँ पे और एक ATP मॉलिक्यूल आएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल आएगी। फिर जब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल आएगी तो एक फॉस्फोराइलेशन करके यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ADP बन जाएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ADP मॉलिक्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसमें थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि कोई भी सेल कितने ATP बना सकता है कि जितने नंबर ऑफ ADP मॉलिक्यूल उसके पास में है। तो ADP से वापस क्या बनाया जा सकता है, ATP बनाया जा सकता है। दैट इज कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में, ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म में ये हो जाएगा। क्लियर है। तो ये पॉइंट तो हमारा पास क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि चार्जिंग करने के लिए अब तक आपको 2 ATP यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, चार्जिंग करने के लिए आपके पास में 2 ATP का यूज़ हुआ है। एक ATP का यूज़ हुआ था सबसे पहले एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और दूसरे ATP का यूज़ हुआ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को फाइनली ADP में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहली स्टेप हमारी हो चुकी है, दैट इज़ चार्जिंग की। ठीक है, तो चलो अब स्टेप में आगे बढ़ते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हमेशा कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको मिलेगी ही क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, बोर्ड्स में मिलते हैं आपको, ठीक है, नीट जैसे एग्ज़ाम में मिलते हैं, और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आपको इस टाइप के ट्रांसलेशन के ऊपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब हम करते हैं चेन की शुरुआत। सेकेंड स्टेप में जाके स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 2 इज़ चेन इनिशिएशन। तो इनिशिएशन बोले तो चेन की अब शुरुआत करेंगे। ठीक है, चेन इनिशिएशन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चेन की शुरुआत करेंगे। तो इनिशिएशन करने के लिए आपको इनिशिएशन फैक्टर लगते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी हम देखेंगे चेन इनिशिएशन करने के लिए, दैट इज इनिशिएशन फैक्टर लगेंगे। इनिशिएशन करने के लिए आपको क्या लगेंगे, इनिशिएशन फैक्टर लगेंगे। ठीक है, इनिशिएशन करने के लिए आपको क्या लगेंगे, इनिशिएशन फैक्टर लगेंगे। इनिशिएशन करने के लिए आपको क्या लगेंगे, इनिशिएशन फैक्टर लगेंगे। ठीक है, फाइनली क्या लगेंगे आपको, इनिशिएशन फैक्टर लगेंगे। क्या लगेगी आपको, इनिशिएशन फैक्टर। क्लियर है। इनिशिएशन के लिए क्या लगेगी, इनिशिएशन फैक्टर लगेगी। तो प्रोकैरियोट्स के लिए इनिशिएशन फैक्टर अलग होंगे एंड यूकैरियोट्स के लिए इनिशिएशन फैक्टर अलग होंगे। दैट इज मैं बात करूंगा प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर अलग होगी, और दैट इज यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर अलग होंगे। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर अलग होंगे, यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर जो प्रोकैरियोट्स में है दैट इज इनिशिएशन, ठीक है, फैक्टर IFS। क्लियर है। और यही मैं बात करूंगा यूकैरियोट्स की, दैट इज यूकैरियोट्स IFS। ठीक है, EIFS। तो ये है इनिशिएशन फैक्टर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोकैरियोट्स के लिए अलग इनिशिएशन फैक्टर है, यूकैरियोट्स के लिए अलग इनिशिएशन फैक्टर है। और इसको नोट करें क्योंकि इनमें बड़ा क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रोसेस सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से फैक्टर्स है, क्यों हो रहा, क्या हो रहा, किस लिए हो रहा है। तो इसीलिए तो इस श्रृंखला को हम समझा रहे हैं पूरी। ठीक है, कैसे सेल क्या काम होता है, कैसे काम कर रहा है। आज हम देखो न्यूक्लियस के बाहर आके हम फाइनली साइटोप्लाज्म में जब मैसेंजर RNA आ गई तो इसका मेन एक्चुअल वर्किंग पढ़ रहे हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अगर हम पढ़े तो हमको बिल्कुल मकसद पता चल जाता है कि सेल एक्चुअली करता क्या है। और एक्चुअली यही तो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है। ठीक है, क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक फाइनली एक मैसेंजर RNA बना लेते हैं। दिस इज मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA का ये 5 प्राइम की एंड, मैसेंजर RNA की ये 3 प्राइम की एंड। ठीक है, कोड लगा लेते हैं हम लोग।
पहले इनिशिएशन कोड क्या होगा, दैट इज AUG होगा। फर्स्ट कोड क्या होगा, AUG। फिर उसके बाद और एक कोड लगा लेते हैं हम लोग, UUU। क्लियर है। फिर उसके बाद एक और कोड लगा लेते हैं, दैट इज AUC। ये एक मैसेंजर RNA है। तो ये मैसेंजर RNA जैसे ही कहाँ आ जाएगी, तो अभी आप ये देखो न्यूक्लियस के बाहर आप ये बता सकते हो कि ये साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म में आ गई। तो साइटोप्लाज्म में आने के बाद, ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर जब ये साइटोप्लाज्म में आ गई, तो साइटोप्लाज्म में अभी सबसे पहले एक लार्ज सब यूनिट आएंगी राइबोसोम की, और एक क्या आ जाएगी, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है। तो यहाँ देखो, अब हम लोग यहाँ पे सब यूनिट बनाते हैं। तो ये देखो सबसे पहले लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फाइनली 5 प्राइम के एंड पे स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम की एक लार्ज सब यूनिट है, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है। अब इन सब यूनिटों के बीच में, ठीक है, राइबोसोम के ये पूरा का पूरा कंप्लीट, अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन से एसोसिएटेड है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन से एसोसिएटेड है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि लार्ज सब यूनिट के अंदर 28 एस सब यूनिट की राइबोसोम है, 28 एस सब यूनिट की राइबोसोम है। तो राइबोसोम को समझने के लिए आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी, इनके 3 साइट होंगे। सबसे पहले राइबोसोम की ए साइट होगी। ए साइट का मतलब अमाइनो एसिड एंट्री साइट। ए साइट में क्या होगा, अमाइनो एसिड की एंट्री होगी, अमाइनो एसिड का एंट्री होगी, अमाइनो एसिड एंट्री साइट होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फाइनली क्या होगी, पी साइट होगी। कौन सी साइट होगी, पी साइट। पी साइट बोले तो पेप्टिडल, पेप्टिडल साइट होगी। पेप्टिडल साइट में एक्चुअली क्या होगा कि 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाएगा कंडेंसेशन प्रोसेस से। क्या बनाया जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस से। तो पी साइड में, और फिर उसके बाद एक और साइट होगी, दैट इज ई साइट। ई साइट में एक्चुअली क्या होगा, एग्जिट होगा। किस चीज़ का एग्जिट होगा, पॉलीपेप्टाइड का एग्जिट होगा। तो ऑफकोर्सली हम जब चेन इनिशिएट करने जा रहे हैं, तो इस चेन इनिशिएट में आपने फाइनली देखा राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में आ गए हम लोग, अभी हम न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, अभी हम साइटोप्लाज्म में हैं। अब हम साइटोप्लाज्म में सारी बातें कर रहे हैं, और साइटोप्लाज्म में लार्ज सब यूनिट आ गई, स्मॉल सब यूनिट आ गई, आपस में एसोसिएटेड हो गई 5 प्राइम के एंड पर। और सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले किस कोड पे आ गए, सबसे पहले इनिशिएशन कोडॉन पे आ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इनिशिएशन कोडॉन पे होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बात बोली, दैट इज ए साइट। ए साइट का मतलब होता है कि अमाइनो एसिड की एंट्री होगी। तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दें। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सबसे पहले मेन ट्रांसफ़र आरएनए। क्या बना रहे हैं हम लोग, ट्रांसफ़र आरएनए। तो ट्रांसफ़र आरएनए की क्लोवरलीफ मॉडल इज़ अ वेरी फेमस मॉडल, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र आरएनए। तो ऑफकोर्सली अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ट्रांसफ़र आरएनए को पहला कोड पढ़ा गया, उस कोड का नाम था AUG। उस कोड का नाम क्या था, AUG। तो ऑफकोर्सली एंटी कोड क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि ये आरएनए है तो ए का अपोजिट, ए का कॉम्प्लीमेंट्री U होगा, और U का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, A होगा, और G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, C होगा। तो आप देखो ये कोड है और ये एक उसका एंटी कोड है, और ये कोड होता है किसके लिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कोड होता है मिथियोनिन के लिए। किसके लिए, मिथियोनिन के लिए। तो एक और पॉइंट हम लोग फाइनली यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग क्लियर करेंगे कि कौन सी कोड किसके लिए होती है और किस टाइप के लिए यहाँ पर हमारी बात होगी। तो पहली कोड हमने देखे कि मिथियोनिन, ठीक है, और समटाइम्स यहाँ पे क्या हो सकता है, फॉर्मल मिथियोनिन। यूकैरियोट्स में तो मिथियोनिन होगी, प्रोकैरियोट्स में क्या होगी, फॉर्मल मिथियोनिन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर इस ए साइड से, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आ गए, हम लोग फाइनल एक इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए कि एंट्री कैसे हो रही है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में तो ट्रांसफ़र आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए कहाँ से आएगा, ए साइड से आएगा। ए साइड से उसको एंट्री मिलेगी, क्या मिलेगी, ए साइड से एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलने के बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट
एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस रहिए, ठीक है। क्या होने वाला है ये देखिए कि सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक मैसेंजर आरएनए की 5 प्राइम एंड है। ए साइड से एंट्री मिल रही है किसको, ए साइड से एंट्री मिल रही है किसको, ए साइड से एंट्री मिल रही है किसको, ट्रांसफ़र आरएनए को। और ट्रांसफ़र आरएनए अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, ठीक है, ध्यान रखो अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में दैट इज़ ये इसका एंटीकोड वाली साइट होगी, एंटीकोड साइट होगी, दैट इज़ यहाँ पे एक लूप होगा। इन सारे लूप के बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में आके फाइनली, ठीक है, फाइनली मेन अमीनो एसिड को लेके आएगा। उस अमीनो एसिड का नाम है MAT बोले तो मिथियोनिन, ठीक है। और फिर उसके अगेंस्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर एंटीकोड लगे होंगे। एडिनाइन का कोड यहाँ पर क्या होगा, दैट इज़ यूरैसिल, ठीक है। और यूरैसिल का क्या होगा, एडिनाइन, और ग्वानिन का क्या होगा, साइटोसिन। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कि कोडॉन और एंटीकोडॉन के अब एक ऑफकोर्सली एक अमीनो यानी किसको, अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए को एंट्री दी। ट्रांसफ़र आरएनए किसको लेके आ रहा है, मिथियोनिन को। मिथियोनिन को लाने के बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि कोडॉन और एंटीकोडॉन बाइंडिंग होगी, कोडॉन और एंटीकोडॉन की बाइंडिंग होगी। तो कोडॉन और एंटीकोडॉन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप जान सकते हो डबल बॉन्ड, कोडॉन एंटीकोडॉन, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो कोडॉन और एंटीकोडॉन की जैसे ही बाइंडिंग हो गई तो एक कोडॉन और एंटीकोडॉन में एक गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट GTP का क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, एक खर्चा होगा। तो अब आप बोल सकते हो कि भाई चेन इनिशिएट हो गई, स्मॉल सब यूनिट की राइबोसोम से यहाँ पे अटैच हो जाएगी, और फाइनली आप देख सकते हो कि ए साइड से हमने एंट्री दे दी किसको, अमाइनो एसिड को। तो ये अमाइनो एसिड यहाँ पे एंटर कर गया, ये अमाइनो एसिड क्या हो गया, एंटर कर गया। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से इनिशिएट हुई चेन, क्या हुई, इनिशिएट हुई। तो चेन इनिशिएट हो गई, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ए साइड से क्या होगा, अमाइनो एसिड की एंट्री होगी। फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर में पी साइड के बारे में बात करेंगे। पी साइड में क्या करेंगे, हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के बाद फाइनली फिर हम लोग क्या करेंगे, ई साइड से एग्जिट करेंगे। अब तक के ATP कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है, ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। अब सबसे पहले और फिर एक और बात करते हैं, दैट इज़ चेन को इनिशिएट के बाद अब एलोंगेशन की बात करते हैं। इस वापस डायग्राम पे वापस आएंगे चेन एलोंगेशन पे, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं चेन की एलोंगेशन। नेक्स्ट स्टेप, चेन पहले चार्जिंग किया, फिर अभी चेन को इनिशिएट कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेन को एलोंगेशन करेंगे, दैट इज चेन एलोंगेशन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, चेन एलोंगेशन, क्लियर है। तो चेन एलोंगेशन में क्या लगेगा, हम लोग बात करेंगे चेन के एलोंगेशन की। तो सबसे पहले एलोंगेशन फैक्टर लगेगी, क्या लगेगी, एलोंगेशन फैक्टर। चेन को एलोंगेट करने के लिए एलोंगेशन फैक्टर लगेगी, ठीक है। और ये सारे प्रोटीनियस इन नेचर हो गए। तो अब हम बात करेंगे वापस प्रोकैरियोट्स में और बात करेंगे यूकैरियोट्स में। तो बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में एलोंगेशन फैक्टर क्या लगेंगे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे यूकैरियोट्स में अभी हमारे पास में एलोंगेशन फैक्टर क्या लगेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोकैरियोट्स में एलोंगेशन फैक्टर जो होंगे वो होगा EFTS, ठीक है, एलोंगेशन फैक्टर। उसके बाद TU एलोंगेशन फैक्टर दैट इज G, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेस सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या होगा, E एलोंगेशन यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 2, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसलोकेज भी बोलेंगे। ट्रांसलोकेज मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, ठीक है, दैट इज, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेज। तो यहाँ पे हमारे पास में एलोंगेशन फैक्टर्स हमारे पास आ गए। तो हम चेन को एलोंगेशन
करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे वापस से चेन को एलोंगेशन करने के पहले, अब ये अमीनो एसिड को तो एंट्री दे दी हमने, ठीक है। अब इस चेन को हम लोग क्या करना चाहते हैं, एलोंगेट करना चाहते हैं, तो क्या होता होगा, ठीक है। तो ऑफकोर्सली सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें सबसे पहले इसका कोड देखेंगे यू यू यू, क्लियर है। तो उसके बाद हमारे पास में एक नया ट्रांसफ़र आरएनए को रेडी रखना पड़ेगा कि कोड पढ़ा गया, कोड पढ़ा गया, तो कोड पढ़ने के बाद, ठीक है, नए ट्रांसफ़र आरएनए को रेडी होना होगा, क्लियर है। नए ट्रांसफ़र आरएनए को रेडी होना होगा और उस नए ट्रांसफ़र आरएनए का कोड होगा, एंटी कोड होगा यू यू यू। तो ऑफकोर्सली एंटी कोड क्या होगा, ए, एंटी कोड हो गया। 3 प्राइम के एंड पर अगर मैं यू 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 की बात करूं, ये कोड जो है वो स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को, और पहला ही कोड बनाया था, इसको भी हम लोग बोलेंगे फिनाइल एलानिन। क्या है, फिनाइल एलानिन। तो चेन एलोंगेशन की प्रोसेस में अभी क्या आ रहा है कि फिनाइल एलानिन। तो यहाँ पर आप देखो कि चेन एलोंगेशन में अब यहाँ पर हम फिनाइल एलानिन को ए साइड से एंट्री दे रहे हैं, फिनाइल एलानिन के एंट्री दे रहे हैं, और फिनाइल एलानिन के एंट्री इस कोड पर दे रहे हैं, फिनाइल एलानिन की एंट्री हम इस कोड पर दे रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। तो फिर फाइनली जब आप देखोगे कि ये एक, ठीक है, एंटी कोड की लूप है, फिर उसके बाद फाइनली, ठीक है, आप एंटी कोड बना रहे हो, ठीक है, और फिर उसके बाद देन फाइनली हम यहाँ पर एक कोड बना रहे हैं, और ये कोड में जो अमीनो एसिड आएगा वो अमीनो एसिड होगा PHE, दैट इज़ फिनाइल एलानिन, क्योंकि उसका जो कोड है वो AAA है। कोड क्या होगा, A, यहाँ पे क्या होगा A, और ये कोड होगा AAA। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोडॉन एंटीकोडॉन की फाइनली बाइंडिंग हो गई। तो कोडॉन एंटीकोडॉन जब भी बाइंड करेगा 1 GTP का खर्चा होगा, क्लियर है। अब आई मेन इंपॉर्टेंट बात पी साइड की। दिस इज, यहाँ पर अगर हम देखेंगे राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है, तो ये पी साइड क्या काम कर रही है। तो पी साइड जो है ना, वो सबसे पहले इन 2 अमाइनो एसिड के बीच में बनाएगी पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों के बीच में एक जो बॉन्ड बनाएंगे उस बॉन्ड को बनेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड, पेप्टाइड। तो अभी चेन के इनिशिएट में यहाँ पर क्या बन गई है, पेप्टाइड बॉन्ड बन चुकी है। कौन सी बॉन्ड बन चुकी है, पेप्टाइड बॉन्ड। 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गई, क्लियर है। तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हमने इसके अमीनो एसिड के लेक्चर में बात की थी कि अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर था, उसमें से फिर हमने क्या किया था, एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में से क्या किया था हमने, एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड के बीच में से क्या किया था, ठीक है, डिहाइड्रेशन किया था, और डिहाइड्रेशन करने के बाद फाइनली हमारे पास में क्या बन गया था, पेप्टाइड बन गया था, क्लियर है। अब थोड़ा इस चेन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नए कोड की तरफ हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। अब क्या होगा कि ये जो राइबोसोम जो है ना, अब ये राइबोसोम का पूरा प्रॉपरली सीन समझ लो। ये लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है, ये फाइनली राइबोसोम है, ठीक है। अगर आप ये देख सकते हो कि ये लार्ज सब यूनिट की राइबोसोम है और ये एक स्मॉल सब यूनिट की राइबोसोम है, इनके अंदर जो ट्रांसफ़र आरएनए है, ए साइड से हमने एंट्री दी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमने पी साइट पर, कौन सी साइट पर, पी साइट पर हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, और फिर अब उसके बाद ई साइट रहेगा, दैट इज एग्जिट साइट। तो एग्जिट साइट में हम लोग एग्जिट कराएंगे किसको, ट्रांसफ़र आरएनए को, ई साइट होगा। अब ई साइट में अभी हमको जो ट्रांसफ़र आरएनए का काम हो गया उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे एग्जिट कराएंगे, और साथ में पॉलीपेप्टाइड को भी। तो अब वो कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ट्रांसलोकेशन, क्या करके, ट्रांसलोकेट करके, क्योंकि आप एलोंगेशन कर रहे हो तो ट्रांसलोकेशन के फैक्टर्स लगेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड बन चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, सबसे पहले नेक्स्ट हम लोग इसको ट्रांसलोकेशन करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर जो राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम है अब क्या करेगा, ये एलोंगेट करेगा नेक्स्ट कोड पर। ये एलोंगेट करेगा कहाँ पे, नेक्स्ट कोड पर। देखो क्या, अब यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख लो
कि अब ये धीरे धीरे करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बड़ी सब यूनिट है, ये छोटी सब यूनिट है, ये मैसेंजर आरएनए है, इतनी मैसेंजर आरएनए पढ़ के हो गई, इतनी मैसेंजर आरएनए पढ़ के हो गई, इसमें से पेप्टाइड और बॉन्ड बनाए गए। तो अब ये कोड जो है वो आगे की ओर ट्रांसलोकेट किया, अगले कोड को पढ़ा जाएगा। अगले कोड पढ़ने के बाद धीरे धीरे यहाँ से क्या बनाएगा, डाईपेप्टाइड, डाई से क्या बनाएंगे, ट्राईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड से क्या बनाएंगे, पेप्टोन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब थोड़ा सा अभी हम इस बात को फोकस करते हैं कि यहाँ से अब राइबोसोम को हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसलोकेट करने जा रहे हैं। राइबोसोम को क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसलोकेट करने जा रहे हैं। तो इस बात को प्रॉपर तरीके से समझें। यहाँ से राइबोसोम को हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसलोकेट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन का मतलब होगा इस कोड से राइबोसोम आगे जाके शिफ्टिंग ले रहे हैं, इस कोड से राइबोसोम आगे जाके क्या कर रहा है, शिफ्टिंग ले रहे हैं। क्लियर है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम किस तरीके से उसको शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद फाइनली यहाँ पर ट्रांसलोकेट करने के बाद क्या क्या सीन डेवलप होगा ये देखेंगे। ठीक है, ये राइबोसोम अभी भी इस कोड के पास में रहेगा। ठीक है, और फाइनली ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट होगी। ठीक है, और अब ठीक है, जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो ये जो पुरानी ट्रांसफ़र आरएनए है, ये जो पुरानी ट्रांसफ़र आरएनए, इसको ई साइड से एग्जिट दिया जाएगा। अब इस ट्रांसफ़र आरएनए ने अपने जो अमीनो एसिड के साथ है बॉन्ड बना लिया नेक्स्ट के साथ में, और जो दूसरी जो फिनाइल एलानिन रहेगी वो रहेगी। अब इसको यहाँ से क्या किया जाएगा, एग्जिट किया जाएगा। एग्जिट करने के बाद फाइनली आप देख सकते हो कि ये ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, ये ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ से क्या हो जाएगी, चले जाएगी, और इसकी बॉन्डिंग कैंसिल। ठीक है, ये ट्रांसफ़र आरएनए को ई साइड से एग्जिट मिल गई, ई साइड से इसको एग्जिट मिल गई। राइबोसोम आगे की ओर ट्रांसलोकेट कर गया, राइबोसोम आगे में क्या हो गया, ट्रांसलोकेट कर गया। ठीक है, और यहाँ पे ई साइड से ही आप बाहर देखोगे कि ठीक है, और उसके बाद अभी हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद चीज़ें क्या होगी वो फाइनली हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर वापस से अब हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं। अब नया कोड ले लेंगे UAC, नया कोड ले लेंगे UAC। ठीक है, यहाँ पे UAC मतलब AUC, A का अपोजिट क्या होगा, U का अपोजिट क्या होगा, A, और C का अपोजिट क्या होगा, G। क्लियर है, अब ये देखो ये कोड आ गया नया, नए कोड का ऑफकोर्स ट्रांसफ़र आरएनए है। अब उस ट्रांसफ़र आरएनए का यहाँ पे क्या होगा, एंटी कोड होगा, क्या होगा, एंटी कोड होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे उसका एंटी कोड क्या होगा, कि यहाँ पे फाइनली हम लोग देखते हैं कि इसके एंटी कोड में क्या सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक अमीनो एसिड जिसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, उस अमीनो एसिड का नाम है लाइसिन। क्या नाम है, LYS, लाइसिन। तीसरे कोड पे पहुँच गए हम लोग, लाइसिन। अब इसको वापस से ए साइड से एंट्री देंगे। अब यहाँ समझो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्या देंगे, ए साइड से एंट्री देंगे। क्लियर है, एंट्री देंगे कहाँ से, ए साइड से। क्लियर है, ए साइड से एंट्री मिलेगी, और ए साइड से एंट्री मिलने के बाद, ए साइड से एंट्री मिलने के बाद यहाँ पे वापस से आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, ट्रांसफ़र आरएनए देख सकते हो, ट्रांसफ़र आरएनए फाइनली तौर पे। ठीक है, और यहाँ पर ये ट्रांसफ़र आरएनए की एंट्री क्या है, सबसे पहले U, यहाँ पे क्या होगा U, उसके बाद A, और उसके बाद G। क्लियर है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक अमीनो एसिड होगा, उस अमीनो एसिड का नाम होगा लाइसिन। क्या होगा, LYS, लाइसिन। इस कोड पे आ गए हम लोग फाइनली, कहाँ पे, लाइसिन पे आ गए। ठीक है, वापस से एक GTP का खर्चा होगा कोडॉन एंटी कोडॉन की बॉन्डिंग के लिए। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगी, C के साथ में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी। ये चीज़ को आप प्रॉपरली समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो C था,
और ये ट्रांसफर आरएनए को आप समझ सकते हो, ठीक है। सी का अपोजिट में क्या होगा, जी, क्या होगी यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड होगी। क्लियर है। तो मेन अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर फिर पी साइड आएगी, ऑफकोर्सली पी साइड पे क्या होगा, राइबोसोम, यहाँ पे आप राइबोसोम बना लो, पी साइड, ये लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट, और यहाँ पे मिल के इनके बीच में वापस से एक बॉन्ड बनाया जाएगा और उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। अगेन यहाँ पे क्या बन गया, पेप्टाइड, पेप्टाइड से 2 पेप्टाइड बन गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाईपेप्टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाईपेप्टाइड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि राइबोसोम आगे के कोड में ट्रांसलोकेट होगा, अगले कोड पे पहुँचेगा, राइबोसोम कहाँ पहुँचेगा, नेक्स्ट कोड पे पहुँचेगा, फिर उसके बाद अगले कोड पे पहुँचेगा। इस तरीके से वो कोड को ट्रांसलोकेट करते जाएगा, अपने आप को खुद क्या करते जाएगा, ट्रांसलोकेट करते जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो चेन है वो ई साइड से बाहर आती जाएगी पॉलीपेप्टाइड की, राइबोसोम से बाहर आती जाएगी एग्जिट साइड से। तो मेन एक इंपॉर्टेंट बात में ध्यान में रखो कि ए साइड से ट्रांसफर आरएनए की एंट्री होगी जो अमाइनो एसिड को लेके आएगा, पी साइड पे क्या होगा, पी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाएगा, ई साइड पे क्या होगा, एग्जिट साइड होगी। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से एक एक कोड को प्रॉपर पढ़ा जाएगा, उस अमीनो एसिड को रेडी करके रखना होगा, अमीनो एसिड रेडी होगा, फाइनली पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाएगा और फिर वही होगा डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, फिर पेप्टोन्स, पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब तक की चेन में आपने यहाँ पर देख चुके होंगे कि क्या हुआ कि इस चेन में सबसे पहले क्या था, मेथियोनिन था। मिथियोनिन के बाद जो कोड बनी, जो बॉन्डेड हुआ इस तरीके से, ठीक है। पहले हमारे पास में क्या हुआ, मिथियोनिन, मिथियोनिन के बाद जब आप देखेंगे फिनाइल एलानिन, ठीक है, PHE, फिनाइल एलानिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बना, लाइसिन। तो इस तरीके से देखो पेप्टाइड बॉन्ड आगे बढ़ते जा रही है, ठीक है, और उसके बाद प्रोटीन की चेन एलोंगेट हो जाती है। अब मेन लास्ट स्टेज सबसे पहले, दैट इज चेन टर्मिनेशन। ये स्टेप में क्या होगा, चेन टर्मिनेशन में इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आप देख सकते हो 5 प्राइम से ये क्या देख सकते हो 3 प्राइम, और यहाँ पर लास्ट में एक कोड आएगा, इस कोड को बोलेंगे स्टॉप कोडॉन, और इस स्टॉप कोडॉन को नॉनसेंस कोडॉन भी बोलेंगे, जब राइबोसोम यहाँ पे फाइनली क्या कर जाए, पहुँच जाएगा। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट, यहाँ पे जो राइबोसोम है ये कोड पढ़ने के बाद, फाइनली ये कोड को पढ़ने के बाद, क्लियर है, ये सारे कोड्स को पढ़ लिए, कोड्स पढ़ने के बाद, जेनेटिक कोड को पढ़ लिए, पढ़ने के बाद फाइनली कहाँ पे आ गए, स्टॉप कोडॉन पे, टर्मिनेशन कोडॉन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, चेन टर्मिनेट होगी और वो कोड होगा UAA, UAG और UGA। तो ये कोड्स आप जान सकते हो। स्टॉप कोडॉन क्या होगा, UAA, स्टॉप कोडॉन क्या होगा, UAA, फिर उसके बाद UAG, फिर उसके बाद UGA, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन का मतलब यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके आगे, क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड को क्या नहीं करेंगे, स्पेसिफाई नहीं करते, और किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते, इसलिए हम उनको नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं। अब ऑन अदर एंड, अब अगर आप देखोगे कि यहीं से आप पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है, वो पॉलीपेप्टाइड की चेन अब फाइनली रिलीज़ के लिए है। किसके लिए, रिलीज़ के लिए। तो है तो हम साइटोप्लाज्म में ही, और साइटोप्लाज्म में ही हमको क्या करना है, उसको रिलीज़ करना है। किसको रिलीज़ करना है, साइटोप्लाज्म को ही रिलीज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सारी देखेंगे। तो दैट इज़ हम देखेंगे रिलीजिंग फैक्टर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर क्या आएगा कि हमको चाहिए रिलीज ट्रांसफर आरएनए, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिलीजिंग फैक्टर। ये भी प्रोटीनियस इन नेचर होगी रिलीजिंग फैक्टर। तो यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर में हमारे पास क्या आ जाएगा, RF1, RF2, RF3। रिलीजिंग फैक्टर हमारे पास में क्या हो जाएगा, RF1, RF2 एंड RF3, दीज आर द रिलीजिंग फैक्टर। और यहाँ से हम फाइनल तौर पे किसको रिलीज़ कर देंगे, यहाँ से फाइनल तौर पे हम किसको रिलीज़ कर देंगे,
ट्रांसफ़र आरएनए को पॉलीपेप्टाइड को हम लोग क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे। तो अब यहाँ पे सेल का एक फाइनल लास्ट सिनेरियो देख लो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। फाइनली हम लोग कहाँ पे है, ये सेल है, सेल के यहाँ पे आपने देखा था न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, एमआरएनए आ चुकी थी, मैसेंजर आरएनए कहाँ पहुँच चुकी थी, राइबोसोम के पास। राइबोसोम में उसका फाइनली क्या हो चुका है, ट्रांसलेशन हो चुका है। ट्रांसलेशन होने के बाद यहाँ से पॉलीपेप्टाइड बन चुकी है, पॉलीपेप्टाइड बन चुकी है और ये पॉलीपेप्टाइड साइटोप्लाज्म में आके रिलीज हो चुकी है। कौन, ये पॉलीपेप्टाइड कहाँ पे आकर रिलीज हो चुकी है, साइटोप्लाज्म में आकर रिलीज हो चुकी है। अब उसके बाद दोनों जो सब यूनिट है राइबोसोम के वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिसोशिएटेड हो जाएंगे, ठीक है। डिसोशिएटेड मतलब अलग हो जाएंगे। यहाँ ध्यान रखो कि ये दोनों सब यूनिट आपस में डिसोशिएटेड हो जाएंगे। अब ये दोनों सब यूनिट जैसे डिसोशिएटेड हो गए तो यहाँ से रिलीज हो जाएगी मैसेंजर आरएनए, ठीक है। जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब हो चुकी है, जो मैसेंजर आरएनए क्या हो चुकी है, ट्रांसक्राइब हो चुकी है, ये फाइनली क्या हो जाएगी, ये एमआरएनए क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएगी। क्लियर है। अब जो है दोनों सब यूनिट राइबोसोम के अलग हो चुके हैं, लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और स्मॉल सब यूनिट अलग हो चुके हैं, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, और देन ये पॉलीपेप्टाइड। अब सबसे पहले मेन जो है कि जो पॉलीपेप्टाइड है वो कहाँ से रिलीज़ हो चुकी है, राइबोसोम से रिलीज़ हो चुकी है। मैसेंजर आरएनए भी राइबोसोम से रिलीज़ हो चुकी है, अलग हो चुकी है। अब मेन जो है मैसेंजर आरएनए को क्या किया जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन अभी किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले इस मैसेंजर आरएनए को डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये पूरे जेनेटिक कोड और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आई थी। ये इन्फॉर्मेशन बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो कि डीएनए ने बना के दिया था मैसेंजर आरएनए को। अब मैसेंजर आरएनए ने उसको ट्रांसक्राइब कर दिया, तो इसको इस इन्फॉर्मेशन को अभी क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा पॉलीपेप्टाइड का, एक लास्ट कि पॉलीपेप्टाइड का क्या होगा। दो चीज़ हो सकती है पॉलीपेप्टाइड की, कि पॉलीपेप्टाइड एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाए, तो ये जो आप पॉलीपेप्टाइड की चेन देख रहे हो, ठीक है, ये है जो पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, दैट इज़ पॉलीपेप्टाइड। ये कहाँ चले जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके वो मॉडिफाई हो सकती है। इसका क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन, क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सिक्रीटरी प्रोटीन बनाना है, सिक्रीटरी प्रोटीन बनाना है तो इसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, सिक्रीटरी प्रोटीन, ठीक है। तो कुछ जैसे कि अगर हम बात करेंगे एंजाइम सिक्रीशन है, ठीक है, हार्मोन सिक्रीशन है, तो ये सब मॉडिफिकेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्दर मॉडिफिकेशन हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड का। लेकिन अगर ये साइटोप्लाज्मिक ही प्रोटीन बनाएंगी, साइटोप्लाज्मिक ही प्रोटीन बनाएंगे, तो यहीं पे यहाँ पर जैसे कि साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स है जिनकी हमेशा ज़रूरत होती है, तो इन सारी चीज़ों को वो यही रहेगी, फिर उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली तौर पे अब हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लिया कि किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाई जा रही है मैसेंजर आरएनए से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस एक और इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट को समझो कि आपका एनर्जी का एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कि सबसे पहले चार्जिंग करने में, चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड के लिए, चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड के लिए आपको 2 ATP लगे, ठीक है, ताकि उसको बैलेंस करना था, ठीक है। और दूसरा जो कोडॉन, एंटी कोडॉन बाइंडिंग थी, उसमें आपको 1 GTP लगा, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड ट्रांसलोकेशन के लिए आपको 1 GTP लगा। तो ये पूरा टोटल है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी का, ठीक है। होपफुली आपको मेरी ये पूरा का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू
ओवरऑल लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें की, एक एक स्टेप करके हमने सारी चीज़ें समझी कि कैसे प्रोटीन बनाया जाता है मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम में, और ये सब डिटेलिंग हमने बात यहाँ पे प्रॉपर तरीके से की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप इसको देखिए और इसको समझिए, ठीक है। होपफुली आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। थैंक यू सो मच। दिस इज स्वप्निल सर फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल। योर एम और हार्ड वर्क। एक बेसिकली एक लाइन हमने लिखी है कि जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाओ। थैंक यू सो मच।